सुप्रीम कोर्ट आखिर कितना ताकतवर है? देश में कानून कौन बनाएगा? भारत की निर्वाचित संसद या फिर सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जज? इस बात को लेकर के आजकल भारत में बहस बहुत जोरदार छिड़ी है। पहले देश के उपराष्ट्रपति जेपी धनखड़ ने अपनी बात कही और उसके बाद अब गिरिडीह के सांसद निशिकांत दुबे लगातार हमले कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट उन पर अवमानना की सुनवाई करने वाला है। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप देख रहे हैं आयुध। आज के वीडियो में यही समझेंगे आखिर ये बवाल इतना बढ़ क्यों रहा है, क्या होता है जुडिशियल ओवररीच और इसके बाद सरकार कौन से कदम उठा सकती है। वैसे तो भारत की सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच खींचतान 2015 में ही शुरू हो गई थी, लेकिन हाल फिलहाल में जो मामला गरमाया है ये तब उठा जब सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की सरकार की एक पिटीशन पर सुनवाई करते हुए तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि के खिलाफ फैसला सुनाया। दरअसल गवर्नर के पास 10 से 12 बिल पेंडिंग पड़े हुए थे, जिनको वो 2-3 साल से अपने पास रोक के रखे थे। इसको लेकर के तमिलनाडु की सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल 3 महीने से ज्यादा कोई बिल अपने पास नहीं रोक सकते हैं, और उन्होंने 10 के 10 सूत्री उनको पास मान लिया। ये कानून बन जाएगा। ये 10 बिल थे वो यूनिवर्सिटीज से रिलेटेड थे, यानी जो राज्य की यूनिवर्सिटीज हैं उनके नियमों को लेकर के थे। अब किसी भी राज्य में जो राज्यपाल होता है उसे सारे विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति माना जाता है। राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति का प्रतिनिधि के तौर पर काम करता है। राज्यपाल की नियुक्ति भी केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति ही करते हैं। तो बात हो रही थी कि क्या सुप्रीम कोर्ट को राज्यपाल के ऊपर कोई फैसला सुनाने का अधिकार है। इस बारे में बहस तेजी पकड़ पाती उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के ऊपर ही फैसला सुना डाला। कहा कि बाकी सब तो ठीक है, राष्ट्रपति भी बहुत ज्यादा समय तक नहीं रोक सकते। राज्यपाल ने इस फैसले के तुरंत बाद जो 10 बिल थे वो राष्ट्रपति के पास भेज दिए थे। राष्ट्रपति ने इनमें से 1 को स्वीकार किया, 7 को खारिज कर दिया और 2 पर विचार नहीं किया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला राष्ट्रपति के ऊपर आ गया कि राष्ट्रपति भी एक नियत तय समय से ज्यादा किसी विधेयक को अपने पास रोक करके नहीं रख सकता। अब भैया, देश में जब सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति होती है चीफ जस्टिस की, तो उनको शपथ दिलवाने वाले राष्ट्रपति होते हैं। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति मौजूद नहीं होते तब जाके सीजेआई कार्यकारी राष्ट्रपति बनते हैं। तो देश का जो फ्रेमवर्क बना हुआ है, इस फ्रेमवर्क में ऊपर कौन है? क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को राष्ट्रपति के नियमों को लेकर के फैसला सुनाने की आजादी? इस मामले में जेपी धनखड़ जो उपराष्ट्रपति हैं उनका बयान आया था, लेकिन इससे पहले कि ये मामला ठंडा हो पाता, सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बिल के ऊपर सुनवाई शुरू कर दी। इस सुनवाई के शुरू होते ही सरकार हो या फिर लीगल पक्ष के लोग हो, वकील हो, सब इस मामले के बारे में टिप्पणियां करने लगे। जैसे देश के एक मशहूर वकील हैं जिनका नाम विष्णु शंकर जैन है, उन्होंने इस मामले की टेक्निकलिटी पर सवाल उठाते हुए कहा कि इससे पहले हम लोग भी वक्फ बिल लेकर के सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लेकर के आए, लेकिन जब हम पिटीशन लेकर के आए तो सुप्रीम कोर्ट ने हमसे ये कहा कि आप इसको लेकर के हाई कोर्ट चले जाइए। उसके बाद सरकार कानून लेकर के आई और उसके बाद अब जो बाकी लोग हैं वो पिटीशन लेकर के आए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट उनको सुन रहा है। दोनों जगहों पर नियम एक होना चाहिए। या तो सुप्रीम कोर्ट ने हमारा पिटीशन पहले सुना होता, या तो अब सुप्रीम कोर्ट को इनको भी कहना चाहिए था कि आप लोग भी हाई कोर्ट चाहिए। जब वक्फ को लेके हम सुप्रीम कोर्ट आए थे सीधे, तो बोला गया सुप्रीम कोर्ट सीधे क्यों आ गए, और 7 साल से पूरा समाज इस देश के अलग अलग हाई कोर्ट में स्ट्रगल कर रहा है। 140 से ज्यादा याचिकाएं देश के अलग अलग हाई कोर्ट में दायर हो चुकी हैं, आज तक कोई इंटरिम रिलीफ नहीं मिली है। तो क्या पैमाना है, क्या मापदंड है कि एक पक्ष सुप्रीम कोर्ट आता है और उसकी सुनवाई की जाती है और इंटरिम ऑर्डर देने के लिए एक बात की जाती है, तो ये कानून, यही चीज दूसरे पक्ष के लिए भी लागू होनी चाहिए। वक्फ बिल के ऊपर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने तहलक टिप्पणियां की। उन्होंने जो टिप्पणियां की हैं वो कई तरह सरकार से तीखे सवाल हैं। एक तो जो सरकार ने 2 बड़े चेंजेस किए थे, उनको उन्होंने विथहोल्ड कर दिया है कि जब तक अगली सुनवाई नहीं हो जाती तब तक सरकार इसके ऊपर कोई इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेगी, और इसके साथ ही सरकार से जवाब मांगा है। सरकार के जो वकील थे उन्होंने खुद भी कहा कि हम ये जवाब उपलब्ध कराएंगे। आप सुप्रीम कोर्ट ने कोई रिटर्न फैसला नहीं सुनाया,
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणियां की, उन टिप्पणियों के बाद विवाद काफी गर्मा गया है। यही बात निशिकांत दुबे ने भी उठाई थी। निशिकांत दुबे ने कहा था कि अगर कानून भी सुप्रीम कोर्ट को ही बनाना है तो देश की संसदों पर ताला लगा दीजिए, उनको बंद कर दीजिए। इसके बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसके खिलाफ बयान दिया कि यह भाजपा का स्टैंड नहीं, निशिकांत दुबे का व्यक्तिगत स्टैंड है। लेकिन निशिकांत दुबे मानने को तैयार नहीं। उन्होंने आज एक दूसरा ट्वीट कर दिया जिसमें उन्होंने ये आरोप लगाया कि एक जो सीजीआई बने थे उनके पास कानून की शिक्षा की डिग्री तक नहीं थी। अब अभी खबर आई है कि सुप्रीम कोर्ट निशिकांत दुबे पर अवमानना की सुनवाई करने वाला है। ये पहली बार नहीं है जब इस तरह के जुडिशियल ओवररीच का मामला सामने आ रहा है। दरअसल भारत के संविधान में एक आर्टिकल 142, ये आर्टिकल 142 ये बताता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई मामला आता है तो उस मामले में पूरा न्याय हो सके, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को अपने अधिकारों का पूरा इस्तेमाल करने की आजादी है और सुप्रीम कोर्ट जो फैसला सुनाता है उसको पूरे देश में एक कानून की तरह ट्रीट किया जाएगा। इसमें भी राष्ट्रपति के कंसेंट की बात है, क्योंकि कोई भी कानून आखिर में तभी पास होता है जब उसमें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाए। 2015 में जब 2014 में भाजपा की सरकार चुन करके आई तो 2015 में तुरंत नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन नाम से एक बिल लेकर के सरकार आई थी। सरकार का कहना था कि जो कलेजियम सिस्टम है उसको हटाया जाए और जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया को और ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाया जाए। यकीन मानिएगा उस समय कांग्रेस और भाजपा के बीच में बिल्कुल एकदम तनातनी चल रही थी। भाजपा के पास बहुमत था लेकिन तनातनी चल रही थी। इसके बावजूद किसी भी सदस्य ने, नाम मात्र के सदस्यों ने लोकसभा और राज्यसभा में इस बिल का विरोध किया। एक मत से यह बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया, लेकिन इसको लेकर के पिटीशन लग गया सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा और राज्यसभा में भारी बहुमत बिना विरोध के पास हुई चीज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता करके खारिज कर दिया। उस समय अरुण जेटली वित्त मंत्री थे और उन्होंने बयान दिया था, इस बयान की खूब चर्चा भी हुई थी कि भारत की संसद के ऊपर मुट्ठी भर अनइलेक्टेड लोगों का राज नहीं हो सकता। इसके बाद एक और मामला आया 2021 में, जब भाजपा की सरकार ने, मोदी सरकार ने कृषि कानूनों को पास किया था। कृषि कानून लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गए। इसके बाद बड़ी संख्या में लोग धरने देकर के बैठ गए सड़कों पर। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बीच में आया और सुप्रीम कोर्ट ने कमीशंस बनाए कि ये कमीशन जाएगा और किसानों से बात करेगा, इनसे बात करेगा, जिसके बाद आखिरकार मोदी सरकार को कानून वापस लेने पड़े। 2023 में फिर कांड हुआ जब चीफ जस्टिस जो है सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने जो नियुक्ति होती है इलेक्शन कमिश्नर की, उसके ऊपर फैसला सुनाते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन की जो नियुक्ति होगी उसको 3 लोगों का पैनल मिलकर करेगा। एक प्रधानमंत्री, नेता पक्ष का नेता प्रतिपक्ष, एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। अब एक बात बताइए, माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय राहुल गांधी जी किसी बात पर एक मत होने से रहे। ऐसे में जो चीफ जस्टिस का कॉल होता वो सुप्रीम कॉल होता। चीफ जस्टिस जिधर सुई गिरा दे वो पक्ष जीत जाता। जिसके बाद भाजपा की सरकार ने इसका बहुत विरोध किया और अगले ही साल नरेंद्र मोदी की सरकार एक नया कानून लेकर के आई जिसमें उन्होंने चीफ जस्टिस को बाहर कर दिया और 5 लोगों की एक कमेटी बनाई जिसमें 3 लोग सरकार के पक्ष से हैं। तो इस माध्यम से अब इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्तियां हो रही। अब बात है इसको, अब जब ये वक्त वाला मामला आ रहा है और भाजपा की तरफ से बयानबाजी हो रही है तो कांग्रेस का कहना है कि भाजपा जो है जुडिशियरी को डराने की कोशिश कर रही है, दबाने की कोशिश कर रही है, देश में संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है। 2 बड़े मजेदार मामले हैं। पहला मामला है भारत के 21वें सीजेआई चीफ जस्टिस रंगनाथ मिश्रा की। रंगनाथ मिश्रा जी 1983 में सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त हुए थे। उसके बाद जब 1984 में सिख दंगे हुए तो राजीव गांधी एक कमीशन बनाते हैं, रंगनाथ कमीशन, जिनमें ये हेड थे, और इनका कमीशन 1986 में रिपोर्ट लेकर के आता है और 1984 के दंगों में कांग्रेस को क्लीन चिट दे देता है। बाद में इसी देश की अदालतें सज्जन सिंह और बाकी लोगों को आरोपी मानती है, लेकिन उसमें क्लीन चिट दे दी जाती है। जिसके बाद 1990 में इनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाता है।
वहाँ से रिटायर होने के बाद ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष बनते हैं। 5 साल वहाँ पे रहते हैं और उसके बाद 1998 से 2004 तक कांग्रेस इनको अपने टिकट से राज्यसभा भेज देती है। ये आपको लग रहा होगा कि ठीक है, चल जाता है कि अभी भाजपा ने भी तो भेजा था चीफ जस्टिस को राज्यसभा भेजा। दूसरा मामला सुनिए, ये मामला है बहरुल इस्लाम का। ये कांग्रेस के मेंबर थे और तो और भाई साहब 1962 से लेकर 1968 तक कांग्रेस की टिकट से राज्यसभा में भी रहे थे। ये अचानक से कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं क्योंकि इनको असम के हाई कोर्ट में, गुवाहाटी हाई कोर्ट में जस्टिस बनना था। चले जाते हैं वहां पे जस्टिस बनने। वहां पे जस्टिस के पद से रिटायर होते हैं, तब तक इंदिरा गांधी की सरकार आ जाती है। इंदिरा गांधी इनको सुप्रीम कोर्ट का जज बना देती है। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के बाद ये बिहार के मुख्यमंत्री थे जगन्नाथ मिश्रा। जगन्नाथ मिश्रा जी के खिलाफ एक आरोप चल रहा था भ्रष्टाचार की एक मामले की, उसका नाम था अर्बन कोऑपरेटिव घोटाला। इसमें ये जगन्नाथ मिश्रा को देते हैं क्लीन चिट सुप्रीम कोर्ट के जज रहते हुए। फिर इनके सुप्रीम कोर्ट के जज का जब कार्यकाल खत्म होता है, वहां से रिटायर होते हैं, इसके बाद ये वापस कांग्रेस के सदस्य। कुछ इस तरीके से देश की न्यायपालिका और देश की सरकारें चलती रही हैं। अब ये जो टकराव है ये और बढ़ेगा। क्या भारत की सरकार 2015 में लाए हुए नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट बिल को दोबारा लेकर के आएगी? क्योंकि अभी हाल ही में एक जज के यहाँ से जब नोटों की बोरियां मिली हैं, तो देश की जनता भी देख रही है कि देश की जुडिशियरी उतनी भी साफ नहीं है। और जज के घर से नोटों की बोरियां मिलने के बाद जांच करने वाले भी जज ही हैं, पुलिस मामले की जांच नहीं कर सकती। सवाल वही जो बात जेपी धनखड़ मंच पर खड़े होकर के पूछते हैं कि अगर मेरे ऊपर भी कोई आरोप लगता है तो उसकी जांच पुलिस करेगी, लेकिन क्या देश की न्यायपालिका देश के कानून, संविधान और निर्वाचित सरकार से ज्यादा बड़ी हो गई है? कमेंट करके बताइए आपको इस मामले पर क्या लगता है। इसके साथ ही आप फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।